अच्छे से दोहन करना चाहती है। ये बड़ी बातें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारत समावेशिता के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर भारत बढ़ रहा है। ये तमाम बड़ी बातें रही हैं आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ये सभी चीजें इंक्लूड की हैं। और चलिए इस पर हम ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर जी तंवर मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सुखबीर जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हरियाणा न्यूज पर। और इसके अलावा प्रोफेसर महिपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। बात करें टैक्स एक्सपर्ट की, संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि टैक्स को लेकर जानकारी देंगे। संजय सिंह जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही मैं करना चाहूंगी। इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया। उम्मीद की जा रही थी कि कुछ बदलाव किया जा सकता है इनकम टैक्स में लेकर, लेकिन किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। नमस्कार। प्री बजट में जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये चीजें होनी चाहिए थी। एटलीस्ट सरकार को प्री एग्जाम्पशन लिमिट में आशंकाएं थी कि प्री एग्जाम्पशन लिमिट थोड़ा बढ़ाएगी, जो ओल्ड में 2.5 लाख है और न्यू स्कीम में 12 लाख है। तो सरकार को चाहिए था कि बेसिक लिमिट को बढ़ाए, टैक्स स्लैब ना बढ़ाए। टैक्स स्लैब ठीक है 12 लाख है, आशंकाएं थी कि 12 लाख से कुछ बढ़ेगा या स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेंगी, 75 से 1 लाख होगा। पर सरकार को एक बेसिक एग्जाम्पशन बढ़ानी चाहिए थी, जो ओल्ड में 2.5 है और न्यू में 12 है। जी। तो सरकार को सेक्शन 87A का दायरा ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता। दूसरा, सरकार को चाहिए था कि एक मेडिक्लेम शिक्षा में और मेडिक्लेम में जी। कुछ, जैसे आजकल इतना बढ़ता जा रहा है शिक्षा का और मेडिक्लेम का, कोरोना के बाद देखेंगे तो शिक्षा भी महंगी हुई है और खर्चे भी महंगे हुए हैं मेडिक्लेम के। तो सरकार को थोड़ी लिमिट बढ़ानी चाहिए थी, यहाँ गुंजाइश थी। सरकार ओल्ड कोर्स को बिल्कुल क्लोज कर रही है, तो न्यू स्कीम में कुछ सिलेक्टिव डिडक्शन की गुंजाइश थी कि बढ़ सकता था। अभी आपने सीधा सीधा देखा होगा शेयर मार्केट में, तो पोस्ट बजट के बाद सबके सामने बजट है, पूरा देश के सामने बजट है, तो मार्केट निफ्टी 1000 पॉइंट से सीधा नीचे आ गया है। और आप देखेंगे, और उसके बाद उसका सीधा सीधा फर्क पड़ा है हमारा एसटीटी पे। जो हमारा एसटीटी हुआ है, हमारा 0.2% से 0.5 हो गया है एसटीटी। ये हमारा फ्यूचर पे सीधा हाइक हुआ है। एसटीटी ऑन ऑप्शन प्रीमियम पे हमारा हाइक गया है 0.15% जी। इसको देख के भी मार्केट एकदम, अभी प्री बजट से पहले मार्केट हाइक पे थी, बढ़ रही थी। कुछ था कि इस सेगमेंट में भी होगा, एसटीटी में होगा या किसी टैक्स में होगा या किसी इंडस्ट्री कॉर्पोरेट सेक्टर में होगा। स्लैब पिछले साल जो बराबर थे वही है, कोई एग्जम्पशन डिडक्शन, मतलब आम जनता जो उम्मीदें कर रही थी वो उम्मीदें अभी पूरी नहीं हो पाई है एज पर टैक्स पर्पज से। और दूसरा, कुछ चीजें नई ऐड की है। जैसे अभी हम साल में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, तो उसमें क्या होता था, फॉरेन असेस एक डिस्क्लोजर होता था हमें। उसमें क्या होता था, जो गवर्नमेंट का AIS TIS में हमारा फॉरेन असेस डिस्क्लोज नहीं हो पाता था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी गवर्नमेंट को भी, तो उसमें पेनल्टी भी लगती थी। तो अब क्या 6 मंथ के 2 स्लैब कर दिए कि 6 मंथ में एक डिस्क्लोजर होगा, फॉरेन सेकंड में 6 मंथ में वो होगा जो बच जाता है। कुछ TCS को लेके भी सरकार ने कम किया है, जैसे फॉरेन में जाते हैं TCS को 5 से 2 किया है, जो मैं समझता हूँ इतना रेलिवेंट नहीं है। तो सरकार को चाहिए था कि एक बेसिक चीजों को एड ऑन करना चाहिए था, जो हमें देखने को भी नहीं मिली है। ठीक है, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि इस बार राहत आम लोगों को नहीं मिली है। महिपाल जी, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? आपको लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ बूम मिला है या फिर यहाँ भी कोई राहत नहीं है? हाँ, कुछ विशेष राहत नहीं है। फिर भी सरकार ने कुछ ढांचागत निवेश किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो घोषणाएं की हैं, अगर वो अमल में आती हैं तो मार्केट में उछाल आएगा थोड़ा सा, प्रॉपर्टी सेक्टर में उम्मीदकीकरण हो सकती है। बट अगर सरकार की नीयत ठीक रही तो चीजें अमल में आ सकती हैं। अगर कथनी और करनी में अंतर रहा तो फिर चीजें जस की तस रहेंगी। ज्यादा सा सकारात्मक जो रुझान है वो अभी पब्लिक का देखने को नहीं मिल रहा है जी। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा इस पर फोकस रहेगा और पिछले साल के मुकाबले इसे काफी बढ़ाया भी गया है। इसका असर भी देखने को मिलेगा जी। मैंने कहा कि अगर यही जो घोषणाएं की हैं अगर ये अमल में आती हैं तो नई इकोनॉमिक व्यवस्था में भी डेवलपमेंट आएगा और नई पूंजी आकर्षित करने में भी डेवलपर्स को और खास तौर पे होम बायर्स को इसमें बेनिफिट मिलने का अंदाजा है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर। और इसमें जिस तरह से कहा जा रहा था कि एमएसएमई को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती है छोटे उद्योगों की और पुराने उद्योगों की, सरकार यहां पर कुछ इनके लिए कुछ खास पेश कर सकती है, तो वैसा अब हमको होता हुआ नजर आ रहा है। वित्त मंत्री के भाषण की अगर हम बात कर लें तो कहते हुए यही नजर आई कि पुराने पड़े औद्योगिक क्षेत्रों को हमको दोबारा जीवित करना है और छोटे और मध्यम उद्योगों को ग्लोबल चैंपियन बनाना है। तो इसका किस तरह से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? जैसे कि सरकार ने बोला है कि पुराने उद्योगों को रिवाइव करना है, तो पिछले 6-7 साल से रिवाइवल के ऊपर ज्यादा सी प्रोग्रेस सरकार की नजर नहीं आ रही है। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उन्हीं को ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा है। जो छोटे पूंजी के लोग हैं और जो व्यवसाय कर रहे हैं या छोटे उद्योग हैं, वो कहीं न कहीं बड़े उद्योगों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तो कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा सरकार का रुझान अभी लग रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाए जिससे कि छोटे उद्योगों को प्रतिस्पर्धा करने में फायदा हो, तभी वो जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनको कुछ स्पेशल राहत दें, उनको एक अलग कैटेगरी में कंसीडर करके और उनको विशेष राहत पैकेज दिया जाए ताकि हम रिवाइवल कर सकें उस इंडस्ट्रीज को जो हमारी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। वो बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि बहुत बड़े रोजगार को पैदा करता है। जैसे जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसमें सारा ऑटोमेटिक सिस्टम होने जा रहा है, तो उससे रोजगार के ऑप्शंस कम हो रहे हैं और छोटे उद्योगों को आप विशेष राहत पैकेज नहीं दे रहे हैं तो उससे बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है। तो इसलिए सरकार को सोचना होगा कि अगर आपको छोटे उद्योगों को बचाव करना है तो आपको उनको विशेष राहत पैकेज के तहत कंसीडर करके और विशेष पूंजी इन्वेस्ट कराई जाए इस क्षेत्र में, तभी कुछ उम्मीद है। बिल्कुल, ये तमाम उम्मीदें हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यशपाल बत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बजट पेश हो गया है, आम बजट आ गया है, अब क्या कुछ उम्मीदें पूरी हो पाई हैं और क्या कुछ खास आपको लग रहा है इस बजट से? आप सभी को बहुत बहुत बधाई, देश के हर नागरिक को बहुत बहुत बधाई। आज जो बजट पेश हुआ उसमें हर क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखा गया है, चाहे मध्य वर्गीय हो, चाहे उच्च वर्गीय हो, चाहे गरीब परिवारों से आते हुए हों, चाहे जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हों, हर क्षेत्र के लोगों का स्पेशल ध्यान रखा गया है। चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे दूसरी बातें करें, हर तरह के लोगों की। अगर सबसे बड़ी खुशी का जो इसके अंदर एक माननीय हमारे वित्त मंत्री साहिबा ने एक बात कही है कि 25 करोड़ गरीबी रेखा से हम लोगों ने परिवारों को निकाला है गरीबी रेखा। ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि लोग अपने आप संपन्न हो रहे हैं, अपने आप करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे मेडिकल क्षेत्र की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, हर क्षेत्र के अंदर इस बार उन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया है जो हर क्षेत्र के अंदर काम करेगा और हर एक इंसान के लिए काम करेगा। ऐसे बजट के लिए मैं तो विपक्ष को भी कहूंगा, पक्ष को भी कहूंगा, सब मिलकर देश के लिए काम करें और प्रदेश के लिए काम करें। चाहे हाई स्पीड की बात करें, रेल के 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करें, एक नई शुरुआत, 5 नए एम्स, आयुर्वेदिक एम्स खोलने की बात करें, ऐसे कई क्षेत्रों के अंदर, चाहे हम लोग उनकी सेमीकंडक्टर के लिए 40 करोड़ रुपए देने की प्रावधान की बात करें, चाहे एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए की प्रावधान की बात करें, चाहे सरकार छोटी छोटी कंपनियों से छोटी छोटी कंपनी सामान खरीदने की बात करें, ऐसे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो हमारे देश का एक सपना था, जो देश का 10 साल पहले का जो माननीय मोदी जी ने एक सपना देखा था कि बुलेट ट्रेन की बात करें, उनके लिए कॉरिडोर बनाने की बात करें, इस तरीके के हर क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए माननीय मोदी जी और गृह मंत्री जी ने काम की। इस बजट के अंदर ये सारे प्रावधान रखे हुए हैं। यशपाल जी, आम लोगों के लिए क्या रहेगा इसमें? आम लोग काफी उम्मीद भरी निगाहों से इस बजट की ओर देख रहे थे। इनकम टैक्स में कोई बदलाव किया नहीं गया है। अब महंगाई को लेकर क्या कुछ प्रावधान आगे होंगे? कौन सी चीजें सस्ती होने जा रही हैं? किस तरह से जो मध्यम वर्ग है उसको फायदा मिलेगा आगे? देखिए, सबसे ज्यादा आप सबको आपने देखा है कि 25 करोड़ जो गरीबी रेखा के नीचे थे उन लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का जो काम इस सरकार ने किया है वो इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। अगर कोई काम किसी तरीके से कोई चीजें सस्ती हो रही है तभी वो गरीबी रेखा से उतरे हैं, या उनको बिजली मिल रहा है या काम मिल रहा है, इस तरीके की चीजों से ही गरीबी रेखा से आदमी ऊपर उठता है। अब रही बात
कि छोटे छोटे कामों से, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था एमएसएमई की बात करें, उनने 10,000 करोड़ का परिधान किया है। अब रही बात कि टैक्स के अंदर रिबेट की बात नहीं आई, टैक्स के अंदर इस बार वो जो सोच के साथ आम नागरिक या लोग सोच रहे थे वो नहीं है। लेकिन आप इनसे पीछे के कार्यकाल देखिए, अगर कांग्रेस के समय की बातें करें, उस समय 2 लाख से 2.5 लाख टैक्स फ्री हुआ करता था, अब 12 लाख तक का टैक्स फ्री हो चुका। तो वो एक बहुत बड़ा गैप जो हम लोग देख रहे हैं, वो बहुत बड़ा गैप है। इससे आम नागरिक को, हर एक इंसान को उसका बेनिफिट हुआ है और उससे एक घर के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट हुई है और लोगों को उससे काम करने के लिए मोटिवेशन मिला है, जिससे कि वो लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आए हैं। और रही सबकी चीजों की बात, जैसे अभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी देख रहा था कि छोटी छोटी चीजें, चाहे चाहे फोन हो, चाहे माइक्रोवेव हो, इस तरीके की सारी चीजें सस्ती भी होंगी। और बिजनेस की बात करें, बिजनेस के अंदर हर क्षेत्र के अंदर माननीय मोदी जी, वित्त मंत्री जी ने काम करने के लिए मोटिवेशन दिया है कि अगर आप काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो सरकार आपको सपोर्ट करेगी, सरकार आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगी। आप कोई फाइनेंशियल मदद लेना चाहते हैं, आपको सरकार सपोर्ट करेगी। बिजनेस के अंदर रिलेटेड आप लोग काम करना चाहते हैं, हर क्षेत्र के अंदर नौकरी मिलेगी, हर क्षेत्र के अंदर नौकरी जनरेट होगी। इन कामों से ही ये जो गरीबी रेखा से लोग निकल के आते हैं, इन सारी चीजों से ही एक चीज गरीबी रेखा में जो बाहर लोग आएंगे, इन चीजों से आएंगे। चलिए, तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जो शामिल की गई हैं। हालांकि जो सीधी राहत की उम्मीद आम लोग कर रहे थे वो फिलहाल दिखाई देती नजर नहीं आ रही है। करनाल का हम रुख करेंगे, मेरे सहयोगी महेंद्र वहां से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, बताइए जरा, जिस तरह की उम्मीदें आम लोग इस बजट से कर रहे थे, उम्मीदें पूरी हुई है या नहीं? क्या रिएक्शन है आप बजट को लेकर? बिल्कुल मुस्कान, देखिए अभी से कुछ समय पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। काफी कुछ उम्मीदें थी हर एक वर्ग की। सबसे बड़ी जो उम्मीद थी वो किसान वर्ग को थी, मध्यम वर्ग को थी, कि मध्यम वर्ग चाहता था कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें बदलाव किया जाए, ये दायरा जो है टैक्स फ्री इनकम का कुछ बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं हुआ है। इसके साथ साथ क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ के किसानों को बड़ी उम्मीदें थी। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किसान है, आप देख सकते हैं कि बजट के बाद बजट में क्या कुछ आया है उसको लेकर मंत्रणा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि उनके लिए क्या कुछ रहा है इस बजट में। हालांकि ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक नई बात जो कही गई है मुस्कान, कि एआई टेक्निक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल अब कृषि में किया जाएगा। हम सीधे किसानों से ही बात करेंगे मुस्कान की वो क्या देखते हैं इस बजट को लेकर, कि क्या कुछ उनके लिए रहा है। सुनील जी, बजट आया है, कैसे देखते हैं हरियाणा के लिए किसानों को? कोई भी सरकार आ जाओ जी, किसान तो ठगा महसूस करता है। किसानों के लिए कोई नया वो नहीं लेके आई है और मतलब घाटे का सौदा हो रहा है कृषि तो जी। और कोई भी मतलब कोई भी टैक्स में कोई छूट नहीं दी, कोई नौकरी पेशा वाले के लिए कोई किसी स्लैब में छूट नहीं दी इन्होंने। तो ये सरकार तो क्या बस बजट तो ठगा महसूस करे जी। हम आप लोग क्या उम्मीद कर रहे थे खेती के लिए? क्या हो, खेती के लिए कोई एमएसपी जैसे बढ़ा तो रखी इन्होंने, लेकिन फसल नहीं खरीदते जी। आप देखो ना हमारे करनाल में कितना घोटाला हुआ है उस एमएसपी के नाम पे। मतलब कुछ नहीं जी, किसान सरकार ठीक नहीं है जी किसानों के उसमें जी। बिल्कुल, देखिए किसानों की ये राय है कि इस बजट में क्या रहा हो। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है जी? सतपाल है। तो बजट में क्या कुछ उम्मीदें थी आप लोगों को, क्या होना चाहिए? दम तो जीवो जवाब न सुने हो, बाल बजट सुने ही नहीं जी कुछ भी, अभी नहीं पढ़ा। आपको क्या लगता है जी, कैसा रहा है बजट ये? मैं किसान होने के नाते 9वीं बारी जो वित्त मंत्री जी ने ये अपना बजट पेश किया है, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन उन्होंने इस बजट के अंदर ना तो इनकम टैक्स के दायरे में कुछ बढ़ाया और घटाने की कोशिश की है, और किसानों को तो हर जगह इन्होंने मार करने का काम किया है। ना तो एमएसपी के ऊपर कोई फसल खरीदी जाती है, एमएसपी के नाम के ऊपर और उल्टा घोटाला होता है। तो मैं ये कहता हूं खाद सब्सिडी के ऊपर भी छूट देनी चाहिए, और खास तौर करके कि हिंदुस्तान की सरकार यानी कि वित्त मंत्री ने बुढ़ापा पेंशन के लिए कोई स्कीम लागू नहीं की और बुढ़ापा पेंशन काटने को जा रही है। अगर ये बुढ़ापा पेंशन बुजुर्ग समान पेंशन थी, मैं तो इसके ऊपर कहता हूं कि वित्त मंत्री जी इसके ऊपर कुछ स्टैंड ले और अपना बुजुर्गों की पेंशन को बहाल करने का काम करें। और ये जो आपका बजट पेश हुआ है किसानों के हक में नहीं है, ये बिल्कुल फेल है, डम्मी है। मैं तो यही कहूंगा कि आगे आने वाला बजट सरकार किसानों के हक में पेश करे।
बिल्कुल, देखिए बजट को लेकर प्रतिक्रिया, आपका क्या नाम है जी? वासिंग है जी। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे थे कि खेती के लिए क्या रखा जाए? भाई खेती के लिए बीज बढ़िया दो, खाद ठीक टाइम पे दो, यही कर रहे थे। सारा धोखे का सामान मिला और क्या, हम तो खेती में पे आया, खेती में निर्भर है, खेती में कुछ दे नहीं। गारंटी नजर आई है न कोई गारंटी नहीं है इसमें, हमने कोई नजर नहीं आई। डीएपी यूरिया नहीं टाइम पर मिलता, बीज डुप्लीकेट मिला, खाद डुप्लीकेट दे रहे, और क्या करा फिर। खेती घाटे का सौदा है खेती, इस थोड़ा इसको छोड़ दो, सरकार ने ऐसा कर दिया। हरियाणा के लिए तो एक घोषणा की है उन्होंने कि कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, क्या आप लोग कर पाएंगे उसको? हो हम कर पाओगे, अनपढ़ आदमी हम क्या कर लेंगे? हमने टाइम पे चीज मिल जाओ, अपना बॉयलर बेच दें, वह दे नहीं रही सरकार हमने, और क्या करेंगे हम। बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ और किसानों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है जी? राजेंद्र सिंह। बजट के बारे में सुना आज, क्या कुछ रहा है? अरे भाई बजट के तो से कर दिया, सारे सौदे का डीएपी बढ़ा दिया, हर चीज में तो महंगाई कर दिया ना। हाँ, ये बुढ़िया की पेंशन काटने लग रहे, इसमें कोई आमदनी का वो थोड़ा था। है ये तो 60 साल के ऊपर सब्सिडी थी, इन्हें भी काटने लग रहे। भाई महंगाई में इतना कतार पै के, महंगाई बहुत ज्यादा, गरीब आदमी ने टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हो रहा। महेंद्र जी, तो जो कृषि है, खेती है, किसान के लिए घाटे का सौदा है जी। हमारे नए बच्चे देख प्लान क्यों करे जी बाहर, क्यों घाटे का सौदा हो गया जी। हर चीज महंगी, हर चीज नकली जी। तो ये थी उम्मीद थी हमने तो भाई कुछ करेगा कुछ, लेकिन कुछ नहीं करा जी सरकार ने। तो किसान तो अपना ठगा महसूस कर रहा है जी। इसमें एमएसपी की बात की जाती है कि सरकार एमएसपी पे फसलें खरीद जाती, क्या ये मिल पाता है पूरा मूल्य? कुछ नहीं मिल जा रही, 1% को मिलता होगा जी, बाकी सारे 1800-1900 में। आप करनाल में देखो ना जी, वो करनाल के पूरे हरियाणा में मतलब फसल किसी की एमएसपी पे नहीं खरीदी गई जी। करोड़ों रुपए अरबों का घोटाला कर दिया उन्होंने। तो ये तो जी हम करें किसान, तो हम आगे अपनी खेती भी नहीं कर पाएंगे ऐसे तो जी। हर चीज महंगी, खाद नकली, टाइम पे नहीं मिलता जी, बीज नकली मिलता है जी। क्या करेंगे फिर, आगे खेती करना छोड़ देंगे जी हम तो। आपका क्या नाम है जी? जगवीर। जगवीर जी, लगता है कि हरियाणा के इस बजट से कुछ सुधार आएगा आप खेती के क्षेत्र में? कुछ नहीं आ रहा जी, हम तो खत्म कर दिए। ऐसा कर दिया तो खेती छोड़ दे। डीएपी महंगा कर दिया, यूरिया महंगा कर दिया, दवाइयाँ इतनी महंगी है, बढ़िया नहीं, बढ़िया दवाई नहीं है, अड़खी सारी। बताओ हम किंगे जावा? जो पोर्टल सिस्टम चालू, वो बाहर सोचा बाजन की, एक बार सोचने की है, इस वजह से बात जाए। और क्यों पूरा रहे नहीं है कुछ, खाने दाने नहीं रहे तो करेंगे आदमी। वही फसल आओगे भाई अपने बैठे अपने करते हैं काम ना। मारो ये जो एक और मिलता ही नहीं, या एमएसपी दे दो तो मैं ये भी नहीं मिलती, तो फायदा क्या? ये पोर्टल लागू करे थे, इससे कुछ फायदा हुआ है? कुछ नहीं फायदा हुआ इससे भी। पोर्टल लागू करे थे, इससे भी क्या फायदा हुआ? क्या फायदा मारना, क्या फायदा हुआ इसका? लग जाए सारा दिन सारी रात खड़ रहे हैं। ये जो अब की बात कह रहे हैं कि एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे ताकि खेती में बीमारी हो या पानी की सिंचाई का हो, उसको टेक्नोलॉजी के तरीके से किया जा सके, ये लोग आप समझ पाएंगे? नहीं पाएंगे, हम धनपट आदमी है, ये तो अपना हिसाब से चलेंगे हम तो। इनकी तो थोड़ा चलेंगे, हमारे आधी फसल भी नहीं होती, इनकी तो चलेंगे तो आधी भी नहीं होती। 1-2 ला कर दम हमारा चाचा ला कर दो, उसको कई बार सारा किलो 4 बार पा कर दे, ये चक्कर है। बिल्कुल, देखिए मुस्कान, किसान जो हैं वो ज्यादा खुश नहीं है इस बजट से, क्योंकि उनकी जो मुख्य मांग थी कि जो खाद, बीज, दवाइयां जो खेतों में इस्तेमाल होती हैं, कृषि में इस्तेमाल होती हैं, उनके दाम घटाए जाने चाहिए थे। इसके अलावा कई और तरह की दिक्कतें हैं, चाहे एमएसपी की हम बात करें कि एमएसपी जो मूल्य मिलता है उसको लेकर किसान गारंटी चाहता है, लेकिन एमएसपी मूल्य नहीं मिलता। यही वजह है कि इस बजट में हरियाणा का जो किसान है अपने लिए ज्यादा कुछ विशेष नहीं देख रहा। जी, कुल मिलाकर कोई बड़ी राहत की उम्मीद किसान कर रहे थे, ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, तो जाहिर तौर पर नाराजगी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। बातचीत के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सतबीर चौधरी जुड़ गए हैं। सतबीर जी, हालांकि अगर देखें तो मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिली नहीं है, लेकिन अगर हेल्थ केयर सेक्टर की हम बात करते हैं तो इसमें अच्छी खासी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। कैंसर की दवाइयां सस्ती हो गई हैं, इसके अलावा एम्स बनाए जाने की बात भी की जा रही है। और अगर खास तौर पर देखें तो देश को बायोफार्मा हब बनाने का लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये वित्त मंत्री ने कहा है। किस तरह का बूम आप देखते हैं इन तमाम बड़ी घोषणाओं से?
बहुत अच्छी बात है, ये तीनों स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बेसिक से शुरू करूंगा। चाइना में या और डेवलपिंग कंट्रीज में टोटल बजट का 10% से अधिक 15%, 19%, 20% तक हेल्थ पे खर्च होता है, जबकि इंडिया में इस साल के बजट में लगभग 2-2.5% केवल बजट का हिस्सा हेल्थ पे दिया जा रहा है। उसमें भी इसको कॉमोफ्लेज किया जाता है, उसमें इम्यूनाइजेशन, सैनिटेशन, ये चीजें डाल करके, यानी कि जो टोटल बजट हेल्थ को दिया जा रहा है वो बहुत कम है जी। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन पे बजट कम है। ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो गड़बड़ की जा रही है, अब हेल्थ को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो गरीब आदमी बेचारा प्राइवेट हॉस्पिटल में तो इलाज करवा नहीं सकता, सरकारी हॉस्पिटल में आप सुविधा नहीं देना चाहते, तो गरीब का तो फायदा हो ही नहीं सकता, आम आदमी का फायदा नहीं हो सकता। जब तक सरकारी सेटअप में, सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं होंगी, आम आदमी का फायदा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात, जो भी एसेंशियल ड्रग, आपने कैंसर की बात करी, मैं कहता हूँ हर एसेंशियल ड्रग, मलेरिया की दवाई है, टीबी की दवाई है, कोई शौक से थोड़ी खाएगा मलेरिया की दवाई, कोई शौक से थोड़ी खाएगा टीबी की दवाई, तो उनको सब्सिडी देनी चाहिए, फ्री करना चाहिए, ताकि जिसको बीमारी हो, जिसको तकलीफ हो, उसको वो दवाई फ्री में मिले जी। सिर्फ टॉनिक्स और कॉस्मेटिक को छोड़कर बाकी किसी दवाई पे कोई खर्च नहीं, कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए। ये जो टैक्स लगाया जा रहा है ये बहुत बड़ी गलती है। दवाइयों पे किस बात का टैक्स? हेल्थ और एजुकेशन तो सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से बचते हुए उल्टा दवाइयों पे भी टैक्स लगा रही है, तो ये गलत है। सरकार का काम सिर्फ गुणवत्ता देखना है कि लैब टेस्ट हैं या दवाइयां हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, ये सरकार देखे। अब लोगों को विश्वास नहीं रहा दवाइयों पे, लोग कहते हैं पता नहीं नकली दवाई ना हो, ये गड़बड़ ना हो, तो सरकार को ये विश्वसनीयता बनानी पड़ेगी। सरकार का काम विश्वसनीयता बनाना है, ना कि टैक्स लगाना या कंट्रोल करना जी। तो इनिशियली तो मेरा यही कहना है। बाकी आपका कोई सवाल है तो मैं उसके ऊपर से स्पेसिफिक जवाब जी सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, कांग्रेस का पक्ष भी जान लेते हैं। मैं आपसे समझती हूँ सुखबीर जी कि अब आप कैसे देखते हैं इस बजट को। तमाम चर्चाएं हमने की हैं कि क्या कुछ खास इसमें हो सकता है, लेकिन अब बजट सबके सामने है। आपको लगता है कि वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? जिस तरह से प्रोग्रेसिव बजट कहा जा रहा था कि सरकार हम पेश करने वाले हैं, वैसा लगता है आपको? मुस्कान जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिस प्रकार से बजट के तुरंत बाद शेयर बाजार में जो गिरावट आई है, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस बजट से देश में निराशा का भाव है। देखिए, रेलवे में कोई सुधार की योजना नहीं है। रेलवे की सुरक्षा का आज कोई मतलब सरकार के लिए नहीं रहा है। आज रेलवे की दुर्घटनाओं की कोई चर्चा नहीं होती है। कोई कितनी भी दुर्घटना हो जाए, सरकार पे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो समस्त राष्ट्र के मध्यम और नौकरी पेशा जो आयकर दाता है, उनको एक आशा थी कि उनको आयकर में कुछ छूट मिलेगी। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी आशा और अपेक्षाओं पे कुठाराघात हुआ है। इसके अलावा जो महंगाई का विषय निरंतर चल रहा है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, दूध, दाल, ये इनके बारे में किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। और जीएसटी के स्लैब में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, बीपीएल की सूची के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, विगत की जो, हालांकि जनगणना तो पहले होनी चाहिए थी, वो जिन भी कारणों से नहीं हो पाई, लेकिन 140 करोड़ से तो प्लस ही है। हम 140 करोड़ जनसंख्या देश की मानते हैं और उसमें से 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे समेट देना अपने आप में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज देश किस दिशा में जा रहा है। एक एमएसपी की, जैसे हरियाणा के किसानों से चर्चा आपके संवाददाता ने करी,
और जिस तरह से ना कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश के अपितु समस्त राष्ट्र के किसानों को उम्मीद थी कि जो नरेंद्र मोदी जी का प्राथमिक वायदा राष्ट्र के अन्नदाता से था, C2+50 स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा के अनुसार, वो आज 12 वर्ष के बाद भी एक जुमला साबित हो रहा है। आज भी जो MSP की गणना हो रही है वो A2+FL का जो दशकों पुराना फार्मूला है उसी के आधार पे हो रही है। और जिस प्रकार की वाई लूटने का प्रयास किया जा रहा है, निस्संदेह भारतवर्ष के अन्नदाता के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा एक वायदा और किया गया था इस राष्ट्र के अन्नदाता के साथ 2016 में। कितने ही बड़े बड़े महीनों तक इश्तहार दिए गए थे राष्ट्रीय अखबारों में और टेलीविजन के चैनल्स में कि 2022 तक हम किसान की आय को दुगनी कर देंगे। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 2026 में भी वो वायदा भी एक जुमला साबित हुआ है। इसके अलावा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून, चूंकि बजट का ही विषय है अगर देखा जाए तो, और जो वायदा 5 साल पहले माननीय मोदी जी ने 3 कृषि के काले कानूनों की समाप्ति पे किया था, वहां भी आज राष्ट्र के अन्नदाता को कुछ नहीं मिला है। और अभी जो हरियाणा प्रदेश के किसान साथी बात कर रहे थे, जिस तरह से विगत के 12 वर्षों में हरियाणा सहित समस्त राष्ट्र में जो खाद की कमी है और कालाबाजारी है और जिस प्रकार से उसका वजन घटा के कीमत बढ़ा दी गई है, वो सारा का सारा राष्ट्र का किसान भुक्तभोगी है। इसके अलावा सरकारी विद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो हम सब और हमारा नौजवान इस बात से पूरी तरह बहुत प्रभावित है। स्वास्थ्य की बड़ी बात कर रहे थे। मैं राष्ट्र में तो क्या स्वास्थ्य की स्थिति है, यहाँ तो सारे हम NCR में रहने वाले लोग हैं। अगर किसी को राष्ट्र के स्वास्थ्य की सही दशा या दुर्दशा कहूं अगर देखनी हो तो आप दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में चले जाएं, एम्स में, या झज्जर में जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है वहां चले जाएं, आपको नजारा दिख जाएगा कि आज देश की स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हाल है। इसके अलावा हमारा बतौर प्रतिपक्ष ये कहना है कि बजट से आम आदमी के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। आम आदमी को लगना चाहिए कि सरकार मेरे लिए कुछ सोच रही है, लेकिन निसंदेह इस बजट से जनता के जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें किसी प्रकार के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो निरंतर भारतीय रुपए की डॉलर के मुकाबले में घटती हुई कीमत है, उससे सारी की सारी व्यवस्थाएं और जो ये आंकड़े देने का प्रयास करते हैं, अगर हम 2014 के पहले की बात करें तो ये सारे के सारे आंकड़े बेमानी हो जाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर अमनदीप जी, आप बताइए इंडियन इकोनॉमी पर ये किस तरह का इम्पैक्ट करने वाला है जो घोषणाएं हुई हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम देखें, टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम देखें, हेल्थ केयर के क्षेत्र में देखें तो एक बड़ा बजट सरकार लेकर आई है। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, हाईलाइट पॉइंट्स रहे हैं, कैसे देखते हैं आप, किस तरह से इनका इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, मैं प्री बजट में भी आपसे यही कह रहा था, हमारा कुछ सेक्टर्स में जो ऑलरेडी स्लैब लगा लीजिए या बाकी सेक्टर्स में लगा लीजिए, उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आएगा। मगर अगर मैं बात करूं अपना फिस्कल प्रूडेंस की और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, तो आप देखिए कि ये बजट में उन्होंने हमारा जो एक आउटलुक बताया है, प्रोजेक्टेड हमारी जो ग्रोथ बताई है कि ये 7.4 हो जाएगी। और उसके बाद मैं बात कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी, अगर आपने देखा है उसमें, तो हमारा गवर्नमेंट का यही टारगेट था कि जो कैपेक्स का जो लिमिट है उसको बढ़ाना है। और आप देखिए कि सरकार ने पिछले बजट के कंपैरेटिवली बढ़ाया है, क्योंकि सरकार सीधे तौर पे चाहती है कि इकोनॉमी के अंदर फंडिंग सिस्टम इंप्रूव हो, क्योंकि फंडिंग सिस्टम होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंप्रूवमेंट हो। आप देखिए कि जो एसेट की मोनेटाइजेशन है वो भी गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 5 ईयर के लिए जो अनलॉक किया है, कैपिटल के जो नए नए प्रोजेक्ट्स आए हैं इकोनॉमी के, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका दिखेगा। देखिए, शेयर मार्केट में इमीडिएट गिरावट है क्योंकि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आप इस चीज का भी नहीं देख सकते, तो इसलिए देर में भी चांस की पैनिक सेलिंग हुई है।
बट आप देखिए कि जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है, मोनेटाइजेशन किया है, जो 10 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट ने एसेट्स की वैल्यू को रिसाइकिल किया है, तो आने वाले 4-5 ईयर्स में नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आप देखिए कि स्टेट का भी जो सपोर्ट सिस्टम है वो 1.5 लाख करोड़ जो 50 इयर्स के जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स उन्होंने बोला है कि स्टेट्स को वो देंगे, तो कहीं ना कहीं उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी वो इम्प्रूव होगा। अगर मैं एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करूं, आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, बायोफार्मा में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में डबल कर दिया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो ये 40,000 करोड़ है, और हमारा जो बायोफार्मा शक्ति में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात करी है वो 10,000। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट शो करेगा। अब जैसे मैं प्री सेशन में भी बात कर रहा था कि हमारा जो एमएसएमई में गवर्नमेंट प्लान करेगी या गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, आप देखिए कि 10,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने एसएमई ग्रोथ फंड डेडिकेट किया है, जिससे हमारे एमएसएमई में फर्क पड़ेगा और हमारा जो ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम है वो इंटीग्रेट होगा इससे, और हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। तो सिमिलरली अगर मैं टैक्स सिंप्लीफिकेशन की भी बात करूं या रिफॉर्म की भी बात करूं, तो गवर्नमेंट ने कई सेक्शन में इंप्रूवमेंट किया है, और आप देखिए कि इससे हमारा जो कॉम्प्लायंस होगा वो इजी हो जाएगा। और हमारा लिटिगेशन का जो एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ने इतने क्लियरली बताया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे हमारा टैक्स सिंप्लीफिकेशन भी हुआ है और ये एक तरह से रिफॉर्म का काम भी करेगा जी। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव की भी बात करूं, आप देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है, जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स हैं, एनआरआईज हैं, जो हमारी कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज हैं, उनका भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव को रेज करके 10% से 24% किया है। इसका मतलब ये क्लियर है कि वो कहीं ना कहीं हमारी जो इक्विटी मार्केट है उसको वो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दे रही है, ताकि हमारा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन हो। और अगर मैं रैशनलाइजेशन की भी बात करूं, आप देखिए उन्होंने कई ड्यूटीज में कट किया है, जैसे मिनरल्स पे या लिथियम सेल्स पे लगा लीजिए, सोलर ग्लास पे लगा लीजिए। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि दे आर इन्फ्लुएंसिंग, दे आर एम्फसाइजिंग ऑन द ग्रीन एनर्जी। तो सरकार का कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी फोकस है, और मुझे लगता है कि ओवरऑल इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव आएगा, बट इट विल टेक टाइम। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं देखेगा, क्योंकि सरकार ने कई एजुकेशन में लगा लीजिए, जैसे सरकार ने बोला है कि वो 5 स्टेट यूनिवर्सिटीज का भी वो सपोर्ट करेंगे स्टेट को यूनिवर्सिटीज ओपन करने में। तो यानी कि ओवरऑल इम्पैक्ट इसका लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं लौटती हूँ सर आपके पास। यशपाल जी, किसान बेहद नाराज नजर आए हैं और जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि कृषि को लेकर फोकस रहेगा, उनके लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, एक नाराजगी देखी जा रही है उनमें। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई कमियां रह जाती है और सुझावों पे काम किया जाता है। इस बीजेपी सरकार के अंदर, इस सरकार के अंदर हर क्षेत्र के साथ मिलकर, हर एक नागरिक के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की जाती है। अगर कोई अच्छे सुझाव होते हैं तो उन पर काम करने की कोशिश की जाती है और आगे भी की जाएगी। आप छोटे किसानों की बात करें तो उनको भी 20,000 रुपए का कर्जा देने के लिए एक उपलब्ध कराया जाएगा उनके लिए। इस तरीके के परिधान भी इसके अंदर आए। आप भारत को बायो फार्मा की बात करें, महाशक्ति बनाने की एक ऐतिहासिक पहल, अगले जो 5 वर्षों में बायो फार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होने के बीच परिधान के अंदर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देश को एक मजबूत स्थिति में लाना है, जो पिछले 2047 तक अपना मानने मोदी जी और पूरे देश में देखा हुआ है। टोटल बजट का लगभग 25% बजट, 20% बजट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ लगाने के लिए इसके अंदर परिधान है। देखिए कितनी बड़ी सोच के साथ एक काम किया जा रहा है। देश को एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो देश आगे बढ़ेगा, अगर देश आगे बढ़ेगा तो हर नागरिक आगे बढ़ेगा, और हर नागरिक आगे बढ़ेगा तो वो संपन्न होगा। तो उस दिशा के साथ, उस सोच के साथ जो काम करने की एक सोच माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री जी की है, उस तरफ ये अक्सर है, उस तरफ काम होने की स्थिति में जो 2047 का एक विकसित भारत का सपना हम सबने देखा हुआ है। अब रहे बुजुर्गों की बात कर लेते हैं। देखिए इस परिधान के अंदर, इस बजट के अंदर बुजुर्गों के लिए बेहतर इलाज के लिए एक मजबूत केयर सिस्टम विकसित करने के लिए बुजुर्गों के लिए 1.5 लाख विशेष सुविधाएं वाला केयर सेंटर बनाए जाएंगे इस बजट के अंदर है। क्योंकि बुजुर्गों का ध्यान रखना, क्योंकि हमारी एक जो विरासत है, विरासत होते हैं हमारे बुजुर्ग,
हम उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए हम लोगों ने, और सरकार ने स्पेशल ध्यान दिया। ये आप सबके सामने इस बजट के अंदर दिखाई दे रहा है। और देखिए, हर एक क्षेत्र के अंदर सोच की बात होती है, चाहे शुगर पेशेंट हो, चाहे कैंसर का कोई पेशेंट हो, उन लोगों के लिए दवाइयां भी सस्ती दी गई है। और बहुत सारे अगर हम बातें और लाएं, जो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का निर्माण भी इस बजट के अंदर है। अभी मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता एक बात कह रहे थे, ये हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो मैं वैसे ये विषय आज का नहीं है कि ना पुरानी सरकार का हमने कंपैरिजन करना है, लेकिन कोई नहीं, कंपैरिजन दोनों सरकारों के अंदर होना चाहिए कि 2014 से पहले जिस देश के अंदर जिस सरकार ने लगभग 70 साल राज किया है, उन्होंने टोटल कितने एम्स दिए, आज की डेट के अंदर कितने एम्स थे, और उस समय कितने सरकारी हॉस्पिटल थे, आज की डेट के अंदर कितने सरकारी हॉस्पिटल है, उस समय गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग थे, आज कितने गरीबी रेखा के नीचे है। ये कंपैरिजन अगर आप लोग करेंगे तो बहुत बड़ा फर्क आपको नजर आएगा। उस समय 6 से 7 एम्स हुआ करते थे, और आज की डेट के अंदर लगभग 30, कुछ मैक्सिमम तैयार होकर रेडी होकर स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ निर्माणाधीन है। और उस समय अगर सरकारी हॉस्पिटलों की बात करें, 2014 से जिन्होंने 70 साल राज किया है, तो 18,000 के लगभग थे, आज वो 26,000 के आसपास हो गए हैं। वो 10 साल, वो 70 साल का कंपैरिजन है। उस समय इनकम टैक्स की बात करें तो मैक्सिमम इन्होंने 2014 तक 2,30,000 तक लेके 2.5 लाख तक लेके गए थे। आज हम लोगों ने, इस सरकार ने 12 लाख तक लेके आए हैं। और हर क्षेत्र के बारे में सोचा जाता है, हर क्षेत्र के लिए काम किया जाता है। चाहे हम MSME की बात करें, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का इस बार बजट रखा गया है, कि ऐसे छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा दें, वो काम करते करते इतने बड़े बन जाए कि देश के लिए काम करें, देश के लिए हितों के लिए काम करें। ऐसी सोच के साथ माननीय मोदी ट्वीट तो गेल पड़ी करते, पूरा पढ़ता भी नहीं है, पूरा देखता भी नहीं है। भी लवणीय किसान जिनका सेम से भरे हुए खेत हैं, उसकी सेम से राहत मिलेगी मेरे किसान को, बड़ा उसके अंदर उसके लिए किया गया है, लाभ मिलेगा। तो पढ़ना चाहिए। ये नहीं है अभी हड़बड़ाहट में आकर एकदम राहुल गांधी के पास हाजिरी लगानी हो और बड़ा ट्वीट करते हो भाई। हरियाणा पेश करेंगे, इसी पे आधारित होगा। हरियाणा का केंद्रीय बजट है, हरियाणा की तरफ आधारित होगा, इसी डायरेक्शन में होगा सर। हरियाणा का बजट भी इसी तरह बिल्कुल आपको बताएंगे ना जी, बिल्कुल बताएंगे आपको। थैंक यू, मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ आपको। घर पे तो चलिए, रियल एस्टेट को लेकर क्या घोषणाएं की गई हैं, ये भी जानकारी लेते हैं। महिपाल जी, रियल एस्टेट के बारे में अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से परियोजनाओं की बात की गई है, टियर 2 और टियर 3 जो शहर हैं, यहाँ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, किस तरह से रियल एस्टेट को इसका फायदा मिलने जा रहा है? इसमें शुरुआत से ही बुनियादी समस्या है, सरकारें जो हैं वो एक पर्टिकुलर मेट्रोज तक सीमित हैं, उन्हीं के विकास को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास समझते हैं। असमान विकास पूरे देश में है। आप देखिए, आप किसी भी चौराहे पर गुड़गांव में चले जाइए, किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, आपको माइग्रेंट लेबर मिलेगी। वो मध्य प्रदेश की है, उड़ीसा की है। मतलब हालात ये हैं कि अगर वहां डेवलपमेंट है तो फिर ये लेबर यहाँ क्यों आ रही है? असमान विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मेट्रोज तक सीमित है। और मेट्रोज में भी आप देख लीजिए, वो भी कहीं न कहीं कंपनियों को फायदा करने के लिए किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि एक ऐसी नीति लेके आए कि सबको प्लॉट्स मिले, सबको फ्लैट्स मिले। गवर्नमेंट का खुद का डिपार्टमेंट होता था, आज गवर्नमेंट एक प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रही है। ये इससे जो है असमानता फैल रही है। गरीब आदमी ज्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी, जो बिल्डर आदमी है, वो ज्यादा अमीर होता जा रहा है। देश में अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है। सरकारें वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार रही हो, वो उस नजरिए से चीजों को नहीं देख रही है। कुछ लोगों को बेनिफिट करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। ठीक है। तो जो पब्लिक जनादेश है वो इसलिए दिया जाता है सरकारों को कि आप पूर्ण विकास करें और हर आदमी तक पहुंचने का। अब ये वादा तो करती है सरकारें कि हम नीचे तक एक गरीब आदमी के हाथ का मजबूत करेंगे। अब वो मजबूत किसका हो रहा है वो सबके नजर में है। जी, और हमारे साथ
ओपी सहरावत जी भी जुड़ गए हैं, शिक्षाविद है। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। सहरावत जी, ये जो शिक्षा का बजट है वो काफी बढ़ाया गया है और माना जा सकता है कि बीते वर्षों से तुलनात्मक रूप से भारत सरकार द्वारा यूनियन बजट में एजुकेशन के लिए दी जाने वाली ये सबसे बड़ी रकम है। 1.3 लाख करोड़ रुपए का ज्यादा बूम इसे दिया गया है। इसके पहले भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए और भी कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए, कैसे देखते हैं आप? मैम, जो एजुकेशन के लिए किया गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जनसंख्या के हिसाब से और जो स्टूडेंट्स के हिसाब का उसका एवरेज लिया जाए तो ये कुछ भी नहीं है, उसके ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर ही एक ऐसा है जो हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है और उस एजुकेशन को फ्रॉम वेरी बिगिनिंग उठाना होगा। ये नहीं हो सकता ये हमारी सरकार का ये भाई सभी जातियों को बराबर का वो दे रुतबा, तो ये बहुत अच्छी बात है, सबको साथ लेके चले। लेकिन अगर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं रहा है, वास्तव में फील्ड में नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा नुकसान है। और एजुकेशन सिस्टम तो ऐसा है कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, वो उनकी भर्ती नहीं होगी और कास्ट आधार पर दूसरे बच्चों की भर्ती होगी। तो जो नालायक हैं, कम उसके हैं, वो उन पदों पे चले जाएंगे, फिर उसमें काम नहीं होगा। तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या वो यही है। लेकिन इसका कुछ वोटों के उस पर आधार पर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन एजुकेशन के अंदर और बजट की बहुत ही गुंजाइश है जिसमें अच्छे इंस्टीट्यूशन निखर के आए और जो मतलब टीचर्स हैं उनकी ज्यादा भर्ती हो, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स। क्यों जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में? क्योंकि उनको वो चीजें वहां नहीं मिलती। ये जो सारे जो बड़े बड़े आईएएस हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, जो इस देश के कर्णधार हैं, उन सबके बच्चे पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। पब्लिक स्कूल की फैसिलिटी समानता की बात करते हैं तो जो लास्ट में जो कहते हैं एक वंचित वर्ग है, उसके लिए अभी तक 12 साल हो गए। उस हिसाब किताब से जो करना चाहिए था वो हो नहीं पाया है। सरकार कर रही है, ध्यान दे रही है और सेस भी लगाया है, एजुकेशन सेस, और ये भी बढ़ाया है। लेकिन जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए एजुकेशन का सिस्टम, उस हिसाब किताब से मैं समझता हूं कि हो नहीं पाया है। सरकार को ये एजुकेशन के बारे में बहुत सोचने की बात है, क्योंकि ये एक आधार है। अगर बच्चे लायक होंगे तो अगली पीढ़ी लायक होगी, अगला हमारा भारत सशक्त होगा। ये क्यों नहीं सोचते इस बात को? प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ रही है, उसमें एडमिशन चल रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज के छात्र कई करोड़ रुपए देकर के उनके एडमिशन हो रहे हैं, और जो अब टेस्ट हुए थे -40 का जो फार्मूला रखा, उससे जो है वो नालायक बच्चे हैं उनका सबका एडमिशन हो गया। लेकिन जो मतलब ठीक स्टूडेंट है लेकिन वो ऊंची जात के, उनका अभी तक भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो डिफरेंस है, फर्क है। और ये यूजीसी में तो आपने देख ही लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ये ठीक नहीं है। अगर एक स्टूडेंट है उसने कुछ नहीं किया, उसके खिलाफ गलत रिपोर्ट होगी तो उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो एजुकेशन सिस्टम में के बीच में ये जाति की चीजें ना आए और हमारा भारत जो है वो एकजुट होकर के वो करे। अब हॉस्टल्स होंगे क्या, वो बच्चे उसमें अलग होंगे, उस जाति के अलग होंगे, उनमें वैमनस्य नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीजें, इसके लिए बहुत बजट चाहिए, और भी बजट की आवश्यकता है। तो मैं ये समझता हूं कि शायद और इसमें इंक्रीज अगर होने की गुंजाइश है तो वो की जाए, ताकि सभी बच्चों को बिना जाति रहित भेदभाव के और